educated people are not there. Why focus? Why is that कि सिर्फ एमबीए पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है बाकी कोर्सेज पे नहीं? चाइना के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इंडिया से चीपर थे. हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम, यू आर वाचिंग दिस शो। चलिए कुछ बातें करते हैं। और आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है मिस्टर दीपक ढुमरा। मिस्टर दीपक ढुमरा जो ग्रेट वे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, इन्होंने यूके से निटवे टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की है। मिस्टर दीपक ढुमरा के पास निटिंग, डाइंग और प्रोसेसिंग की जितनी नॉलेज है शायद ही लुधियाना में किसी और के पास हो। उन्होंने सिर्फ इंडियन मार्केट को स्टडी ही नहीं किया, उन्होंने टॉप ब्रांड्स के साथ भी डील किया है। मिस्टर दीपक ढुमरा एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी लीडरशिप स्किल्स के अंडर ग्रेट वे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट में हो या प्रोडक्ट इनोवेशन में क्यों ना हो। वेरी वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हम आपका इंटरव्यू ले सकें। आप एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं आज की जनरेशन के लिए। आपकी लीडरशिप स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आज की जनरेशन आपसे सीख सकती है, क्योंकि आपने जिस तरह से बिजनेस मैनेज किया है, आई डोंट थिंक सो अब तक किसी ने किया है। Maybe it is wrong to say. I think every industrialist, whenever they join the business after the education, they all perform in their own ways. So I'm no exception. As a field of my being on the technical side, I took care of all the technical problem and aspects which were concerning the technical side of the business. And later on, with the passage of time, you develop all the, you learn and you develop all the other sides of the business also. So nothing exception. सर, आपने जैसे एजुकेशन की बात की, तो आजकल की आपको क्या लगता है आजकल की यंग जनरेशन के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब वो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करे? See, frankly, if you do not get educated and you do not basically specialize in the field today, मेरे हिसाब से तो there is absolutely no possibility that the industry जिसमें educated people are not there in today's world वो survive नहीं कर सकते। सर, आपने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमने देखा है जब भी कोई बिजनेस संभालने की बात करता है तो वो ज़्यादा एमबीए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मोस्टली प्रेफर लोग करते हैं कि हम एमबीए करें अगर उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करना है, अपने इंसिस्टेंस का बिजनेस संभालना है। व्हाई इज़ दैट कि सिर्फ एमबीए पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, बाकी कोर्सेज पे नहीं? You see, you are absolutely right जो आप कह रहे हो। इंडिया में this has been sort of a tradition. Maybe अगर आप वेस्ट की देखो, maybe the same kind of following was there when they used maybe about 25-30 years back. But when they changed the environment and the business ethics today, you see every field is becoming very important. Rather you will find less people going for the MBA, more people are getting into the professional courses. मेरे को याद है in the early times I left India at the age of 18. So I was to join a college in Italy. And you will not believe, it may sound very strange. I mean, at the age of 18, in that college in Novara, I was going to be the oldest student. वहाँ पे क्या होता था, in the technical side or whichever field you choose to specialize in, by the time they are 16 and a half, by the time they finish the school, straight from there they get into the professional course. सर, आपने जैसे बताया कि 20-25 ईयर्स पहले, राइट, तो उस हिसाब से हमने देखा है कि उस टाइम इंडिया में ज़्यादातर जो लोग थे वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना बिजनेस हैंडल करते थे, राइट, वो ज़्यादा एजुकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी ऐसा ही देखा जा रहा है। आज अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर ने एमबीए करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है, जबकि कॉलेज ड्रॉप आउट के सक्सेसफुल बिजनेस होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा सच है? क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। ये रिपोर्ट्स ऑफ कोर्स उनकी स्टडी जरूर होएगी, बट आई पर्सनली फील
MBA will not help to that extent. MBA will be an intermediary process in your success, but by and large, I think it is not going to be practical. सर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था हम्म। आपके पास कितने एम्प्लॉयज थे और आपका इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था और उसकी कंपैरेटिवली आज आपके कितने एम्प्लॉयज हैं और आपका टर्नओवर क्या है? See, I mean, if you ask me, when we joined, the number of employees who stand going, I think in the count of about 180 people, between 160 to 180 people. तो अगर उस टाइम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप देखो तो बहुत ही नेग्लिजिबल थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क वाज ऑल डन बाय हैंड. सो इट वाज बेसिकली अ लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री. जो अब सिचुएशन है विद द वर्ल्ड, इंडिया गेटिंग इनटू द competitive ट्रेड, आज की डेट में द सर्वाइवल इज प्योरली ऑन द वेरी सोफिस्टिकेटेड automated machines, और जिसमें reproductivity has to be identical. तो उस केस में अगर आप देखो, and if you go back 30 years, 35 years back, so there is a complete change in the scenario of the business. And the only way, so what my professional in the course of overseas traveling and participation and the business, you have to keep on upgrading your business. You have to keep on upgrading your plant and machinery, irrespective of the replacement costs. So modernization is the only answer today जिसमें आप बच सकते हैं. सर जैसे आपने कहा कि आपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है, बहुत ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंजेस लाए हैं. हमने देखा है कि पंजाब में लुधियाना को होजरी का हब कहा जाता है, पर इस होजरी इंडस्ट्री में भी आज तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं जब से ये शुरू हुई थी. तो आपने उन चेंजेस के साथ, आपने कहा आपने डेवलपमेंट की, तो आपने उन चेंजेस को कैसे कोप किया और आपको क्या लगता है उन चेंजेस के क्या प्रोस थे और क्या कॉन्स थे? देखिए, मेरे तो ये लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हो, स्पेशली इन द एक्सपोर्ट बिजनेस, उसमें क्या है, आपको बायर, द फैशन, द क्वालिटी, दे बिकम योर टीचर्स. वो आप लोगों को गाइड एंड डायरेक्शन देती है कि लुक, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट टुडे टू यूरोप, टू स्कैंडिनेविया और टू अमेरिका और कनाडा, तो यू विल हैव टू अपग्रेड अकॉर्डिंग टू देम. तो दैट प्रॉब्ली इज द मेन कॉज कि आप अपनी प्लांट मशीनरी और कॉन्टिन्यूसली आप उसको अपग्रेड करते रहते हैं. सर आपने कहा जैसे कि एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको आपका बायर आपका टीचर होता है. हमने सुना है कि एक्सपोर्ट बिजनेस अगर कोस्टल एरियाज में हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में कॉस्ट कम पड़ती हैं, आपको जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाता है. बट आपका जो बिजनेस है, बिजनेस प्लान्स है, वो कोस्टल एरिया से इतने दूर हैं, तो क्या आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है एक्सपोर्ट करना? नहीं, कोस्टल एरियाज में तो अनडाउटेडली बहुत बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं. ऑल द लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रिसीप्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारा सारा रॉ मटेरियल एट वन टाइम इम्पोर्टेड होता था. ईदर वी यूज्ड टू इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या स्पेशलिटी फाइबर्स फ्रॉम यूके, फ्रांस एंड इटली. उस मामले में अगर आप कंपैरिजन करो तो undoubtedly near the port means you are cheaper, you are competitive, and it is much easier कि आपको raw material आया, you process it and you re-export it. But हमारा distance, especially in the north, इसमें transportation, logistic cost gets very high. But मेरे हिसाब से why we are surviving, because हमारी flexibility and change in creativity and fashion, which we keep research, we continue रहती है, and that is probably the reason the buyers are still entertaining us.
सर आपने जैसे कहा कि नॉर्थ में रहने की वजह से आपको कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, बट क्या गवर्नमेंट ने जो नई रोड्स बनाई है, नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, इतने सारे रोड्स के नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हुई है, आपको इनसे कुछ बेनिफिट होता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से वी कैनॉट कंप्लेन. गवर्नमेंट स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर को दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड any facility which they can. But we also have to understand the constraints of the government also. But in general, government realizes the usefulness of the textile industry because it is basically a labor-intensive industry. क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ती है एंड बट द डिस्टेंस लॉजिस्टिक्स वो तो यू विल हैव टू डू. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स अनाउंस किए और उनमें बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ से अपनी स्किल्स की डिग्रीज वगैरह लेते हैं, तो आप उन लोगों को हायर करना प्रेफर करते हैं जिनके पास स्किल्स हैं और जो गवर्नमेंट ने स्किल्स सिखाई हैं उन इंस्टीट्यूट से लोग जो पास आउट हुए हैं उन्हें प्रेफर करते हैं, या आप उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो अनस्किल्ड भी हैं, आप उन्हें भी जॉब्स दे देते हैं? इस ट्रेड में अब अनस्किल्ड की कंट्रीब्यूशन नहीं है. बेसिकली हर काम में आपको स्किल्ड वर्कर्स ही चाहिए. आपने कहा कि हर काम में स्किल्ड वर्कर्स ही चाहिए, तो जो आपकी स्किल्ड वर्कर्स हैं क्या आप उन्हें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं? क्या आपकी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती है? नहीं, हमारे ऐसे होता है कि हमारा जो HR डिपार्टमेंट है तो इनको वगैरह सेमिनार्स इनके साथ करके इनको प्रॉब्लम्स एंड व्हाट बेसिकली बायर नीड्स, तो कोड ऑफ कंडक्ट पे वी उनको सिखाते रहते हैं कि लुक दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, और वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है. तो इंडिया में गुड्स इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेसिफिकली चाइना से, और चाइना के जो गुड्स हैं उनका प्राइस बहुत चीप होता है. स्पेसिफिकली अगर कंपेयर किया जाए इंडिया और चाइना के प्राइसेस में बहुत फ़र्क होता है, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं और इंडिया कहाँ पीछे है कि उसके प्राइसेस हाई? ये चाइना के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इंडिया से चीपर थे, और उसमें मेन रीज़न ये था कि चाइना के पास लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स उनकी अपनी कंट्री में अवेलेबल हैं. दूसरा ये भी था कि गवर्नमेंट भी उनको सब्सिडाइज करती थी, जो अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे गवर्नमेंट ना विड्रॉ कर रही है. चाइना की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, चाइना में मोस्टली रॉ मटेरियल्स बहुत अवेलेबल थे. इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिविटी लेबर प्राइस देखो तो आई वुड स्टिल से इट इज़ वेरी लो, वेरी वेरी लो साइड पे. बट नाउ लाइक चाइना भी एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इंडिया में अवेकनिंग जो होनी चाहिए थी वो अब आ रही है. तो मेरे को लगता है कि नाउ इंडिया विल स्टैंड इन अ बेटर चांस. हो जाएगा. इंडिया अब तक यूएस और यूके की साइज चार्ट्स फॉलो करता आ रहा है और इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा आई थिंक सो परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है. एम आई राइट? और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती यूके और यूएस के साइज फॉलो करने में? नहीं, अगर आप साइजेस की बात करो, अगर आप स्कैंडिनेवियन साइजेस लोगे वो डिफरेंट है. जर्मनी के आप यूरोपियन साइजेस देख लो, फ्रांस के साइजेस देख लो, इटली के साइजेस देख लो. साइजेस तो हर के अपने कंट्रीज के अकॉर्डिंग टू द बिल्ड एंड द हाइट एंड उनकी मेजरमेंट्स के हिसाब से होते हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि ओनली वन कंट्री रूल्स. जिस कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट करते हैं वो आपको उन्हीं कंट्री के मेजरमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं. NIFT ने अनाउंस किया कि अब इंडिया के साइज चार्ट्स भी निकलेंगे, उसके लिए रिसर्च चल रही है. तो आपको क्या लगता है इंडिया को इस चीज़ में कहाँ बेनिफिट होगा, कहाँ कहाँ उसको बेनिफिट होने के चांसेस हैं? ये स्टैंडर्डाइजेशन तो मस्त चाहिए, बट अभी यही पता लगेगा कि यूसी बिकॉज इंडिया के जो मेजरमेंट्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हाउ दे डू इट. नाउ दिस इज ये भी बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, बट नॉर्मली स्टैंडर्डाइजेशन तो होनी चाहिए. आपको क्या लगता है कि आज की जो यंग जनरेशन है, आज की जो यूथ है, वो होजरी इंडस्ट्री में क्या ऐसी नई
इनोवेशंस ला सकती है? क्या ऐसी कोई नई चीज़ें ला सकती है जो कि होजरी इंडस्ट्री को और बेटर करेगी? और गवर्नमेंट उनकी कहाँ हेल्प कर सकती है? सी बेसिकली ये जो रेवोल्यूशन है इंडिया में स्टार्ट तो हो रही है, बिकॉज विद निफ्ट एंड अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें फर्क तो बहुत पड़ रहा है, बट स्टिल दैट क्रिएटिविटी जो होनी चाहिए वो इंडिया में अभी नहीं है इन द फील्ड ऑफ स्पेशली द हॉस्टली। बट अदरवाइज अगर आप देखो जो कट एंड सोन लाइक विच इज डूइंग मच बेटर, लेकिन अगर आप पूरा बोलो इंडिया में, आई थिंक इट विल स्टिल टेक सम टाइम टिल दिस न्यू जनरेशन जो निफ्ट से और टेक्सटाइल कॉलेजेस से निकल रही है, इसमें आप कह सकते हो कि इंडिया का फ्यूचर इज मच बेटर देन अर्लियर डेज। तो गवर्नमेंट इस सब में यंग जनरेशन की कैसे हेल्प कर सकती है होजरी इंडस्ट्री को और अच्छा बनाने के लिए? See, government, though I would not have any complaints. Textile industry, and it's only because अगर आप specifically hosiery trade कहते हो, hosiery is a very seasonal trade, a very short-lived trade, and the raw materials basically इसके सारे होते हैं import. उसकी वजह से इसकी वो progress नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, because of the import angle, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ यूपी, बिकॉज इसमें वूल एंड वुलन ब्लेंड्स स्पेशलिटी फाइबर्स उस सब की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, बट गवर्नमेंट इज डूइंग वट एवर दे कैन, मतलब देर इज नो कंप्लेन एज फार एज द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस कोर्स। कोविड के दौरान सबके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। होजरी इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के काफ़ी हद तक बहुत लॉसेज हुए। आपने उन लॉसेस को कैसे बेयर किया और क्या गवर्नमेंट ने आपकी कुछ हेल्प की उन लॉसेस को बेयर करने में या आपको कोई रियायतें दी? इसलिए बेसिकली अगर आप बोलो कोविड वाज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद आवर कंट्री, आई थिंक सारी दुनिया में टर्मोइल था, बट बाय एंड लार्ज आई वुड स्टिल से दैट गवर्नमेंट ने फ्रॉम द फाइनेंशियल साइड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, delay in the return of, wherever government could do, इन्होंने reasonably well करा है. I will not say any complaint on that part. But this was an international crisis. But by and large now मेरे को लग रहा है कि we are overcoming it. What were the benefits that government did give you to cope from these circumstances? You see, government ने तो rate of interest has been very reasonable now. फर्दर उन्होंने जो रिटर्न जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स थी उसमें भी बड़ी हेल्प करी है, विच दे डेफर्ड द इंस्टॉलमेंट्स, एंड फर्दर मोर यू सी मोस्ट ऑफ द यूनिट्स विच कुड हैव टर्न सिक, यू सी नाउ दैट ऑल्सो दे केम इन अ बिग वे टू असिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे भी वट एवर दे कुड डू. आई थिंक दे हैव डन रीजनेबली वेरी वेल. जब आपने ये इंडस्ट्री स्टार्ट की थी तब आपको गवर्नमेंट के तौर से क्या हेल्प मिली थी? This is a very difficult question to answer. The reason being, government of course has very great ideas, but then again, few hurdles are there. The bureaucracy that plays its own part. The only thing is that government intentions are very great, but the people carrying out in the bureaucracy, that is where we need a little stronger administration. So do you believe कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो आने वाले यूथ को हेल्प कर सकती है जब वो बिजनेस स्टार्ट करें? I personally feel कि प्रेजेंट स्टेट काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, एंड यूथ इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव. सबसे बड़ी बात यह है कि द प्रेजेंट यूथ इज वेरी एजुकेटेड, सो वंस दे नो देयर राइट्स, एंड मेरे को लग रहा है कि दे वुड बी अ ट्रेमेंडस. सर आप हमें ये बताइए कि आप क्या कुछ आज की जनरेशन से कहना चाहेंगे जो होजरी इंडस्ट्री में स्टेप रखने वाली है या रख चुकी है, बट देयर आर न्यू गाइज, राइट? तो आप उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे या कुछ भी आप उन्हें कहना चाहेंगे एंड में?
नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि एनी एनी इंडस्ट्री, नॉट मे बी हॉजरी, इट मे बी एनी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आज की डेट में competitiveness तो मस्ट है. So the people who really sincerely work, I think they should find a great survival. They would do reasonably well. बाकी तो there is no easy industry. You get into किसी भी जगह में आप घुस जाओ, there is competition, there is price factor which is of prime importance. Consumer are very wise today. They are not throwing their money. So product and designing all will need to be improved, and fortunately it is improving also. तो ये थे हमारे साथ मिस्टर दीपक ढुमरा, जिन्होंने हमें बताया कि चाहे वो होजरी इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन ही हमारी आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करता है कि वो आगे कुछ कर पाए. तो चलिए कुछ बातें करते हैं. मैं बस आज इतना ही, और आप देखते रहिए चित्कारा न्यूज़.